वैसे तो हम सबको पता है कि इंडिया में कई जगह स्नोफॉल होती है, फिर चाहे वो उत्तराखंड हो या हिमाचल या फिर सिक्किम। लेकिन क्या आपको पता है एशिया की सबसे फ्रेश पाउडर स्नोफॉल कश्मीर के गुलमर्ग में होती है। और इसी स्नोफॉल को देखने के लिए मैं पहुंच चुका हूं कश्मीर। वेलकम है आपका मेरी कश्मीर सीरीज़ की इस दूसरी वीडियो में। कल रात अचानक मौसम ख़राब हो जाने की वजह से पूरी रात भर बारिश हुई, जिससे डल लेक का पानी काफ़ी ज़्यादा ऊपर आ गया है। तेज़ हवा चलने की वजह से हाउस बोट कई बार अनबैलेंस भी हुई, लेकिन सब कुछ ठीक रहा। कल रात को बहुत हो गया था, बाढ़ वगैरह भी आई थी रात में। बहुत बाढ़ आ गई कि गाड़ी रात को थोड़ा बहुत चेंज करनी पड़े रास्ता, वो तार वगैरह गिर गई थी, पेड़ गिर गई थी। ये देखो बाढ़ आ गई है डल लेक में, ये मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ भाई। ये देखो डल लेक का पानी कैसे फ्लो कर रहा है और पूरा ऊपर तक आ गया है सीढ़ियों के। थोड़ा और जूम करके दिखाता हूँ। देखो भाई पूरी तार वार निकल रही है, पेड़ गिर रखे हैं। ये देखो भाई पेड़ गिर रखे हैं, पूरा इलेक्ट्रिसिटी वायर देखो टूट रखा है। ये कश्मीर की गलियों में आज एक अजीब सा सन्नाटा है। जो गलियां हमेशा टूरिस्टों से भरी रहती थी, आज वो बिल्कुल शांत है। हर कोई इस इंतज़ार में है बारिश बंद होते ही वो साइट सीन के लिए निकलेंगे। लेकिन मेरा मानना है अगर आप मौसम के साफ़ होने का इंतज़ार करोगे तो शायद आप वो ना देख पाओ जो इस वक्त मैं देख पा रहा हूँ। ये खामोश रास्ते, गीली सड़कें और ये बदलते नज़ारे जो कभी बारिश बनकर सामने आते हैं तो कभी स्नो बनकर। डल लेक से लगभग 50 किलोमीटर ड्राइव करने के बाद अब मैं पहुंचने वाला हूं उस पॉइंट पर जहां से मचोई ग्लेशियर पिघलकर जन्म देती है एक ऐसी नदी को जिसे आज हम सिंध नदी के नाम से जानते हैं। तो सोनमर्ग जाने से पहले आपके सामने ये एक ब्रिज आएगा जो आप मेरे पीछे देख रहे हो, और यहाँ से अगर आपने जो भी कैब कर रखी है या टेम्पो ट्रैवलर कर रखा है, इसके आगे आप वो गाड़ी नहीं जा सकती क्योंकि आगे काफ़ी ज़्यादा हैवी स्नोफॉल हो रही है सोनमर्ग वाले रास्ते पे। तो जो भी वहाँ के आर्मी वगैरह जो भी वहाँ पे कंट्रोलर है, तो उन्होंने मना कर दिया कि आगे यहाँ से गाड़ी नहीं जाएगी। यहाँ से दूसरी गाड़ी जा रही है, वो हमसे चार्ज कर रही थी 2000 रुपये, तो हमने बार्गेनिंग वगैरह की, तब जाके वो 1200 रुपये पे आए। और उस 1200 रुपये में उन्होंने कोई एक्टिविटी इंक्लूड नहीं की है। अगर आप कुछ एक्टिविटी करते हो आगे जाके तो उसके लिए आपको पे कर देंगे 2000। वो ज़्यादा चार्ज करेंगे, वो आपके ऊपर है कि आप कितना बार्गेनिंग कर सकते हो। तो यहाँ पे तो फ़िलहाल अभी बारिश और स्नोफॉल दोनों रुकी हुई है, एंड लेट्स सी क्या एटमॉस्फेयर रहता है सोनमर्ग में। वहाँ का एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो एक छोटा सा पॉइंट पड़ा था, और ये मेरे सामने आप देख सकते हो, ये है सिंध नदी जो पंजाब होते हुए हमारे पड़ोसी देश जाती है। कैमरामैन एक बार यहाँ का व्यू दिखाओ। यहाँ से जैसे हम अभी श्रीनगर से निकले, अगर मौसम ठीक रहता तो हम ऊपर जाते, सोनमर्ग तक हमारी गाड़ी जाती टेम्पो। अभी बेसिकली क्या है, लैंडस्लाइड वगैरह आती है और रोड थोड़ा जिगजैग है, मतलब बर्फ़ रहता है। तो इनके पास जो यहाँ से गाड़ी आपको चेंज होती है ना, तो उनको एक तो ट्रेनिंग रहती है यहाँ की, ऊपर से चेन होती है उनके पास, ठीक है ना, और इनकी रोज़ी रोटी भी रहती है इनकी, तो इसीलिए गाड़ी यहाँ से चेंज रहती है। क्योंकि अगर हमें ऊपर छोड़ेंगे तो खतरा रहता है, ठीक है ना सर, कि हमारे पास एक तो चेन नहीं है, और जो हमारे पास गाड़ी है टेम्पो या स्किड वगैरह ज़्यादा होती है, ठीक है ना सर। अगर तो हमारे जैसे वहाँ से लोग आते हैं जी सर, वो लोग आके उनसे बार्गेनिंग करेंगे या फिर कुछ फिक्स रेट होते हैं? बार्गेनिंग मतलब क्या है, देखो क्या है, अगर वो बताएंगे कि आपके वो
1500 है, तो आप बार्गेन डिस्काउंट करवा सकते हो। लेकिन उस 1500 के अंदर जैसे मान सपोज करो 1500 रुपए, उस 1500 में क्या क्या इंक्लूड होता है? इंक्लूड आपका वहाँ होता है, बाइक रहती है, वो आपके ऊपर डिपेंड है। आप बाइक करोगे, हॉर्स राइड करोगे, या वहाँ से गाड़ी मिलती है साइड सीन के लिए, वो करोगे आप। चॉइस इज योर। और एक चीज और, जैसे कि मौसम एकदम से खराब तो नहीं हुआ है, जी, लेकिन ये कल से हुआ है। मौसम चेंज हुआ है। कल के बारे में क्या हुआ? बेसिकली जैसे मैंने आपको कल अरेव किया, आप जैसे कल आए तो मौसम एकदम ठीक था। ठीक क्या था मतलब, अभी तो मौसम ऐसा ही होना चाहिए, बर्फ़ होनी चाहिए, बारिश होनी चाहिए, तो ऐसा नहीं था। यहाँ के लोग जो है वो मांग रहे थे बर्फ़ हो। बर्फ़ तो हो रही थी, पहाड़ी साइड से बर्फ़ हो रही थी, बट श्रीनगर में नहीं हो रही थी। श्रीनगर में हो गई, बट थोड़ा उसके साथ साथ मौसम भी ख़राब हो गया, जो एकदम से ऐसे बाढ़ सी आ गई। हम ऐसा कह सकते हैं कि थोड़ी बाढ़ आ गई थी, तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गया वो। तो अभी थोड़ी ठंड बढ़ गई। श्रीनगर में जितनी ठंड नहीं थी, तो अभी ठंड बढ़ गई माइनस में। पीछे हम देख ही सकते हैं कि ये तो बर्फबारी पीछे हुई देख है। सकते हो आप, थोड़ा इधर दिखा सकते हो पहाड़ी की ओर, ये बर्फ़ वगैरह। कश्मीर की खूबसूरती तो यही है ना, यही है हमारे यहाँ की। इसीलिए तो ये जन्नत कहलवाया जाता है। अक्सर लोग सुकून की तलाश में गंगा जाते हैं, यमुना जाते हैं, लेकिन सिंध नदी तक वही लोग आ पाते हैं जो शहर की भीड़ और ट्रैफिक को पीछे छोड़कर इस ब्रिज के ऊपर से सोनमर्ग की तरफ आगे जाते हैं। ब्रिज को क्रॉस करते ही चेक पोस्ट पर हमें रोक दिया गया और वहां पहुंचते ही पता चला कि हैवी स्नोफॉल की वजह से एवलांच टूटकर गिरा है, जिससे सोनमर्ग जाने वाले कई रास्ते ब्लॉक हो गए हैं। आगे सिर्फ वही लोग जा पा रहे थे जिनके होटल सोनमर्ग में बुक थे। अगर आप भी विंटर्स में सोनमर्ग जा रहे हो तो अपना होटल वहीं बुक करना, वरना मेरी तरह वापस श्रीनगर आना पड़ेगा। तो दोस्तों, आज हम सुबह, जैसे आपको पता ही है कि हम लोग सोनमर्ग जा रहे थे, पर सोनमर्ग में इतनी बर्फबारी है, स्नोफॉल सब ये सब होने लगा, तो हमारी टैक्सी वहाँ तक नहीं पहुँची। क्यों नहीं पहुँची? क्योंकि उनका चलता है यूनियन। जब स्नो करती है तो वहाँ पर स्नो के अंदर ये होता है कि उन्हीं की टैक्सी चल जाएगी, जो 4x4 की गाड़ी है जिसमें चैन जलेगी, तो वो आपसे करेंगे एक्स्ट्रा चार्जेस। वो चार्जेस कितने करेंगे? हर बंदा 1300 रुपये। लेकिन वो हमसे मांग रहा था 2000 रुपये, पर हमने कितनी मुश्किल से वो कम बनाया था उसको। जहाँ हम फिर भी नहीं पाए क्योंकि स्नो इतनी ज़्यादा होती गई, तो BRO वालों ने उसको जाने नहीं दिया और हम वापस होटल आ गए। होटल आने के बाद हम लाल चौक आए। लाल चौक एग्जैक्ट वैसी जगह है जैसे दिल्ली का जो चांदनी चौक वाला जो रास्ता है ना, सेम वैसे ही है। मार्केट दोनों साइड है, सेंटर में इनका ये लाल चौक है, बस ऐसे ही है ये। चांदनी चौक में घंटाघर नहीं है, बट यहाँ पे यू कैन सी द घंटाघर। माहौल बना। यस। बेशक अच्छा दिन नहीं गया हो, बर्फबारी हो रही है और बारिश हो रही है काफ़ी। जब लाल चौक पर आया हूँ, यहाँ मार्केट, यहाँ माहौल और लाल चौक की खूबसूरती ने माहौल बना दिया। किसी ने सही कहा था, लाल चौक की हवाओं में अब वो खौफ नहीं मोहब्बत बसती है। ये भारत की मिट्टी है जो हर मोड़ पर हंसती है। सोनमर्ग को मिस करने के बाद आज मैं जा रहा हूँ गुलमर्ग, जो श्रीनगर से 60 किलोमीटर दूर है, और ऐसे ओवरकास्ट कंडीशन में वहाँ तक पहुँचने में शायद मुझे 2 से 3 घंटे लग जाएं। आपको हाउस बोट अच्छा लगा था? नहीं, क्यों? वहाँ तो खेलने भी दे देते, मुझे लगा था मन होटल अच्छा, और जो जमीन पे जो होटल आते हैं वो भी। लेकिन वो होटल तो अच्छा था उज़ैर, उसमें खाना था, पानी भी था बहुत सारा आसपास। नहीं, आपको क्यों अच्छा नहीं लगा वो होटल? वो गंदा है, वो खेलने नहीं देते मुझे। मेरा होटल और वो वाला होटल, और वो कौन सा था उसका नाम होटल का? सिद्दीक होटल। सिद्धि होटल भी अच्छा लगा, मेरा होटल भी। अच्छा, हम दोबारा नहीं जाएंगे उस होटल? हैं? हाँ हाउस बोट बिल्कुल अच्छा नहीं है। हाँ। उसको मरवा होटल अच्छा लगता है जो अजमेर में है। और सिद्दीक जहाँ ये खूब खेला है ना उधर? सिद्दीक में बहुत खेला हूँ। किसके साथ खेले थे आप?
अलू अप्पी के। अलवीरा अप्पी के साथ। अच्छा। श्रीनगर से लगभग 22 किलोमीटर ड्राइव करने के बाद मैं पहुंच चुका हूं मागम, जिसे पिंक सिटी ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है। और ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ की ज़्यादातर दुकानें और घर पिंक कलर के हैं, जो जयपुर के पिंक सिटी की याद दिलाता है। ये श्रीनगर से गुलमर्ग जाने का गेटवे भी है और यहाँ की कश्मीरी कावा और कंदूर बहुत फेमस है। यही वजह है कि लोग गुलमर्ग जाने से पहले यहाँ रुकते हैं। टेम्परेचर कितना भी माइनस में हो, इतनी बर्फबारी में भी बच्चे खुशी से स्कूल जा रहे हैं। क्या ज़बरदस्त नज़ारे हैं। यहाँ से 35 किलोमीटर और दूर है हमारा गुलमर्ग, लेकिन उससे पहले इतने खूबसूरत नज़ारे होंगे आज तक वीडियो में देखा था और आज खुद से फील कर पा रहा हूँ। वाह। मागम से 17 किलोमीटर आगे आने के बाद मैं पहुंचता हूँ कुंजर। जहाँ सड़कों पर सिर्फ बर्फ नहीं बल्कि लोगों की मेहनत, सब्र और पहाड़ों की सच्ची जिंदगी दिखाई देती है। और यहाँ का ट्रैफिक शहर के ट्रैफिक से काफ़ी अलग है, क्योंकि इस ट्रैफिक में लोग ना गुस्सा होते हैं ना हॉर्न बजाते हैं, बल्कि अपनी गाड़ी से बाहर आके इस खूबसूरत नज़ारे को देखते हैं। टर्न खसने गाड़ी हो रहा है, गाड़ी स्लिप खतरनाक अजाब बट बोल रहा है ये मागम होर मान कुंजर बोन पहमत ये पंप खोबरी साइड तटी से रुकित गाड़ियों फिर है सारी टर्न आज खत होर आड़ टर्न वाला वाला पीछे चुकोत बहुत इसी हिसाब से वर्किंग कर दो, वर्किंग करके लेआउट पास करा लेते हैं क्लाइंट से। हां सही कुछ समय कहां पता शॉर्टकट अगर छे कहां पता। ओ भाई पूरी गाड़ी पैक हो रखी है स्नो से। तो अभी की अपडेट ये है कि यहाँ से जो हमने गाड़ी करी थी टेम्पो ट्रैवलर जो पीछे खड़ा है हमारे, ये गुलमर्ग तक डायरेक्ट तो वहाँ तक नहीं जा पाएगा। तो यहाँ से हमें अभी गाड़ी चेंज करनी है और यहाँ से कोई भी गाड़ी नहीं जा रही है। जो यहाँ के यूनियन टैक्सी वगैरह है आपको यहाँ आके वही लेना पड़ेगा, जो आपसे चार्ज कर लेंगे अराउंड 2500 से 3000 रुपये। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बर्फ़बारी भी है तो काफ़ी ज़्यादा फिसलन सा है, तो ये वाली गाड़ी है तो वो अलाउ नहीं कर रहे हैं। तो देखते हैं यहाँ से कितना टाइम लगता है गुलमर्ग पहुँचने में, और काफ़ी ज़्यादा रश भी है। हमारे सामने वाला रास्ता पूरा ब्लॉक हो रखा है और ये देखो गाड़ियाँ आ रही हैं कैसे फिसल रही हैं, क्योंकि ऐसे में आप इस पर ब्रेक नहीं मार सकते। अगर ब्रेक मारोगे, और ये देखो भाई कितनी ऊंची परत जम रखी है इस पर ऐसा लग रहा है भाई ऐसा लग रहा है जैसे कि बर्फ़ ले जा रहा है बेचने। पूरी गाड़ी पे देखो कितनी हैवी स्नोफॉल हो रखी है। तो यहाँ से दूसरी गाड़ी करी है हमने, वाली गाड़ी आगे नहीं जा रही है जैसा मैंने आपको बताया था। और यहाँ से ऑलमोस्ट 20 से 22 किलोमीटर रह गया है गुलमर्ग, लेकिन आज काफ़ी ज़्यादा रश है, टूरिस्ट काफ़ी ज़्यादा जा रहे हैं गुलमर्ग। तो देखते हैं कितना टाइम लगता है यहाँ से रास्ता क्लियर होने में। पीछे से काफ़ी ज़्यादा जाम मिल रहा है हमें ऑलमोस्ट 2 घंटे हो चुके हैं जाम में फंसे हुए। अभी हम टंगमर्ग तक भी नहीं पहुँचे। ये जगह का नाम है चंदी लूरा, ऐसी कुछ नाम बताया है एक लोकल्स ने। तो यहाँ से 1 किलोमीटर तक का जाम है। उसके बाद देखते हैं आगे का क्या एटमॉस्फेयर है।
और कितना जाम मिलता है आगे? ये यहीं से हो? यूपी गोंडा बस्ती। यहाँ कैसे आना हुआ? किसके लिए? कुंजर से थोड़ा और आगे आने के बाद नज़ारे अब पूरी तरह बदल चुके हैं क्योंकि ये जगह है टंगमरग और यहाँ से आगे वही जाएगा जिनके टायर में चैन होगी। अगर आप लोग भी विंटर्स में गुलमर्ग जा रहे हो तो श्रीनगर से जल्दी निकल जाना सुबह 7 बजे तक और ब्रेकफास्ट ऑन द वे ही कर लेना टंगमर्ग में क्योंकि विंटर्स में टूरिस्ट ज़्यादा आते हैं। रोड्स पर स्नो बहुत ज़्यादा होती है जिससे ट्रैफिक काफ़ी लंबा लग जाता है। सारे चेक पोस्ट और ट्रैफिक क्लियर होने के बाद अब मैं निकल पड़ा हूँ डायरेक्ट गुलमर्ग के लिए जो यहाँ से सिर्फ अब 14 किलोमीटर और दूर है। गुलमर्ग के पहाड़ों वाला रास्ता शुरू हो चुका है और सामने के नज़ारे पहले से और ज़्यादा खूबसूरत होते जा रहे हैं क्योंकि यहाँ से गुलमर्ग अब सिर्फ 4 किलोमीटर दूर है। जैसे जैसे हाइट पे जा रहे हैं ठंड वैसे वैसे बढ़ती जा रही है और पहाड़ों वाला रास्ता शुरू हो चुका है। अब आपको पहाड़ों के नज़ारे दिखाते हैं। क्यों मेरे भाई? ये बिल्कुल वैसे ही लग रहा है जैसे हमने वो ओली किया था लास्ट टाइम। हो गुलमर्ग भी वैसे ही लग रहा है मुझे, चढ़ाई जैसी है। यहाँ कुछ विवाद हो रहा है दीदी भाई के बीच में। के लिए बोल रहे हैं। रोड सारा ब्लॉक है, गाड़ियाँ ज़्यादा हैं तो ये दिक्कत तो आनी है। श्रीनगर से निकलते वक्त मैंने रास्तों में स्नो तो बहुत देखा था लेकिन इन रास्तों पर जो स्नो गिरी है चारों तरफ ये उन सबसे कई गुना खूबसूरत है। सामने जा रही गाड़ियों के ऊपर जो बर्फ़ जमी है वो इस सफ़र को और भी हसीन बना रही है।
श्रीनगर से 60 किलोमीटर की खूबसूरत रोड ड्राइव और 2 गाड़ियां चेंज करने के बाद इन पहाड़ों वाले खूबसूरत रास्ते को कैप्चर करके मैं एंटर कर चुका हूं फाइनली गुलमर्ग। और गुलमर्ग के नज़ारे कुछ ऐसे हैं। जहां जिंदगी ठंड से लड़ती है वहां भी देश का सिस्टम रुकता नहीं। ये सिर्फ एक पोस्ट ऑफिस नहीं, ये कनेक्टिविटी, भरोसा और जिम्मेदारी की पहचान है। गुलमर्ग का ये पोस्ट ऑफिस इस बात का सबूत है कि इतनी हैवी स्नोफॉल और इतनी मुश्किल जगह पर भी देश का सिस्टम सालों से लोगों को दुनिया से जोड़ता आ रहा है। गुलमर्ग पहुंचने के बाद भी थोड़ा स्ट्रगल है, क्योंकि यहाँ से 2 ऑप्शन है आपके पास। अगर आप विंटर्स में आ रहे हो, क्योंकि हॉर्स राइडिंग वगैरह नहीं जाती है फेज़ 1 तक, तो अगर आपने गंडोला बुक कर रखी है तो आपको गुलमर्ग पॉइंट से फेज़ 1 तक जाने के लिए या तो आपको कार करनी पड़ेगी या तो एक स्लेज होती है लकड़ी की, वो करनी पड़ेगी। उन दोनों के अपने अलग अलग चार्जेस है, सीज़न वाइज होता है। तो अभी हमने फ़िलहाल ये गाड़ी करी है, तो देखते हैं यहाँ से कितना टाइम लगता है। गुलमर्ग एंट्रेंस से गंडोला चेकिंग काउंटर का डिस्टेंस सिर्फ 1.5 किलोमीटर है, लेकिन यहाँ के लोकल्स ने मुझे बताया था कि 5 किलोमीटर आगे है, जिसके लिए मुझे उन्हें पे करना पड़ा 5500 रुपये। और ये मेरे गुलमर्ग पहुँचने तक की तीसरी कार थी। अगर आप भी इस स्कैम से बचना चाहते हो तो नज़ारों को एंजॉय करते हुए 1.5 किलोमीटर तक वॉक करके आना। और दूसरा ऑप्शन ये भी है कि जब आप टंगमर्ग से अपनी गाड़ी चेंज करना तो उसी समय ड्राइवर से बोल देना कि गंडोला तक ड्रॉप करे, वरना वह आपको गुलमर्ग के एंट्रेंस गेट पर छोड़ देगा और वहाँ से आपको इन 1.5 किलोमीटर के लिए फिर कार लेनी पड़ेगी या फिर स्लेज, जिसके लिए वो आपसे काफ़ी हाई प्राइस चार्ज करेंगे। वैसे तो गंडोला राइड की टिकट ऑफलाइन काउंटर पर भी मिल जाती है, लेकिन उसके लिए आपको बहुत वेट करना पड़ सकता है, क्योंकि हम सबको पता है कि विंटर्स में ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं, जिस वजह से कभी कभी ऑफलाइन काउंटर पर भी टिकट नहीं मिल पाती। इसलिए आप इसे एडवांस में ही बुक करके आना। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, वहाँ से आप चाहो तो ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हो। गुलमर्ग फ़ेज़ 1 की टिकट 810 रुपये है और फ़ेज़ 2 की 1010। आप डायरेक्ट फ़ेज़ 2 की टिकट बुक नहीं कर सकते, इसलिए आपको पहले गंडोला फ़ेज़ 1 की टिकट बुक करनी है, फिर फ़ेज़ 2 की। फ़ेज़ 1 8000 फीट पर है और वहाँ बहुत रश मिलेगा क्योंकि सारी एक्टिविटीज़ वहीं होती है। लेकिन मैं जा रहा हूँ 8000 से सीधा 14000 फीट पर, क्योंकि फ़ेज़ 2 4 बजे के बाद क्लोज़ हो जाता है। फ़ेज़ 2 से आप अलग से चेयर कार भी ले सकते हो, जिसके लिए आपको एक्स्ट्रा 500 रुपये पे करना पड़ेगा। और ये चेयर कार सिर्फ तब चलती है जब मौसम साफ़ होता है।
ज़बरदस्त नज़ारे हैं गुलमर्ग फ़ेज़ 2 के। बहुत ही काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है फ़ेज़ 1 के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे अगर क्राउड की बात करूँ तो फ़ेज़ 1 से काफ़ी कम क्राउड है। और पीछे बार बार अनाउंसमेंट हो रही है, पीछे चलिए। अगर आप गंडोला फ़ेज़ 2 आ रहे हो तो आपको यहाँ पे ऑक्सीजन की थोड़ी सी दिक्कत होगी, तो अपने साथ पानी और चॉकलेट लेके आना। एंड बहुत खूबसूरत नज़ारा है। अगर आप कश्मीर आ रहे हो और गुलमर्ग आ रहे हो तो फ़ेज़ 2 का एक्सपीरियंस ज़रूर करना। ये वाला बोर्ड जो आप देख रहे हो इसके पीछे नहीं जा सकते, काफ़ी गहरी फीट बर्फ़ है उसके नीचे। अभी मैं ट्राई कर रहा था पीछे जाने की, लेंथ काफ़ी ज़्यादा गहरी थी और पीछे से अनाउंसमेंट भी कि आप आगे मत जाओ। फ़ेज़ 2 पर आने के लिए थोड़ा टाइम निकाल के आना, क्योंकि 4 बजे के बाद यहाँ पे बंद होने लगता है। तो कोशिश करना कि आप यहाँ पे 1:30 या 2 बजे तक पहुँच जाओ, तभी आप यहाँ पर एक्टिविटीज़ कर पाओगे। क्योंकि उसके अलावा फिर 4 बजे के बाद बार बार अनाउंसमेंट हो रही है और वो बार बार पीछे कर रहे हैं। स्नो तो मैंने ओली, स्पीति वैली, रोहतांग पास और बारालाचा पास में भी देखा है, लेकिन गुलमर्ग में इतनी फ्रेश स्नो मैंने पहली बार देखा। यही रीज़न है कि एशिया की सबसे फ्रेश पाउडर स्नोफॉल सिर्फ गुलमर्ग में ही देखने को मिलती है।